गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग रियल नंबर्स का पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। पिछले क्लास में हम लोग शांत भिन्न और अशांत भिन्न के बारे में अच्छी तरह से पढ़ा था। हमने इसके पहचानने के रूल्स बताए थे कि जो परिमेय संख्या या भिन्न बट्टा p/2 का पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में हो, यानी जब कोई बट्टा या भिन्न रहे तो ऊपर में क्या है उसको तो हमको देखना नहीं है। हर का अभाज्य गुणनखंड केवल 2 के रूप में लिखे। अब यहाँ पर हम दे दिए हैं, एग्जाम्पल भी दे चुके हैं। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये हो गया p, ये p हो गया और ये हो गया q। तो हम देखते हैं कि इसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा, अगर हम 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो केवल और केवल 2 आ रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं अगर हम 25 का अभाज्य गुणनखंड करें तो 5 और 5 आएगा। 20 का अभाज्य गुणनखंड करें तो यहाँ पर आएगा 2 और 5 दोनों। तो जो भिन्न जिसका हर का अभाज्य गुणनखंड केवल 2 हो या केवल 5 हो या दोनों हो, वो हो जाएगा शांत भिन्न। अशांत भिन्न में हम देखें कि जो इस रूप में नहीं हो, यानी जिसके हर का अभाज्य गुणनखंड केवल 2 नहीं हो, केवल 5 नहीं हो, 2 और 5 नहीं हो, बल्कि अगर 2 है तो कोई 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा संख्या आ जाना चाहिए। जैसे 21 का हम खंडन करेंगे, इसमें 3 और 7 आता है, 2 और 5 इसमें नहीं है, इसलिए ये हो जाएगा अशांत भिन्न। अगर इसमें 3, 7 अगर 2 भी रहता तो भी ये अशांत ही होता, क्योंकि हमने कहा है कि केवल 2 होना चाहिए या केवल 5 होना चाहिए या 2 और 5 ही होना चाहिए, तभी वो शांत होगा। इसके अलावा कोई तीसरा संख्या आ रहा है वो अशांत। ये इसके पहचानने का रूल्स है, जो इस रूप में हो शांत, जो इस रूप में हो वो अशांत। एग्जाम्पल हो गया ये। अब उसके बाद हम बताए थे कि अशांत भिन्न के 2 प्रकार होते हैं। अशांत आवर्ती, ये आवर्ती का मतलब हम बताए थे कि दशमलव के बाद का जो अंक होगा वो आवर्ती रूप से, यानी बार बार वही आए, तो हो जाएगा आवर्ती रूप से। दूसरा था अशांत अनावर्ती। अनावर्ती का मतलब दशमलव के बाद जो हम अंक देखेंगे तो उसका कोई निश्चित नहीं होगा किसके बाद क्या आएगा, ये हो गया अनावर्ती। तो यहाँ पर हम ये चीज़ पिछले क्लास में हम समझ लिए थे। उसके आधार पर मैंने यहाँ पर 2 क्वेश्चन रखा है। अब इस 2 क्वेश्चन के जरिए आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि आप कितना सीखें कितना नहीं सीखें। तो चलिए थोड़ा सा टेस्ट ले लें। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन शांत भिन्न है। तो शांत भिन्न जब भी दिमाग में आए तो हमारे दिमाग में ये चलना चाहिए कि हर का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो हर का अभाज्य गुणनखंड शांत के लिए क्या चाहिए, तो केवल 2 चाहिए, केवल 5 चाहिए या 2 और 5 दोनों चाहिए। ये 3 चीजें हैं जो किसी भी भिन्न को शांत बनाता है। और ये कहाँ देखना है, हर के अभाज्य गुणनखंड में। हर 17 है तो 17 तो अभाज्य संख्या हो गया और इसका खंडन नहीं होगा तो इसमें ये नहीं हो पाएगा। 21 ये इसका करेंगे तो 3 गुना 7 होता है। हम कहें कि 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए या 2 और 5 दोनों होना चाहिए, यहाँ पर 3 और 7 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। 6 तो 2 गुना 3 आ रहा है, 2 तो है लेकिन 3 आ गया, इससे ये भी शांत नहीं होगा। और यहाँ पर 11, तो यहाँ पर 1 मिनट इसको फिर से हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर कटने वाला है, जब कटने वाला हो तो पहले आप इसको काट करके देख लें, मानक रूप में आना चाहिए। मानक रूप मतलब तो देख लीजिए, मानक रूप हम किसको कहते हैं, जैसे 8/6 है। अब ये मानक रूप में नहीं है, जब तक इसका अवैनिष्ट गुणनखंड है तब तक वो मानक रूप में नहीं होता। मानक रूप कहने का मतलब हुआ 2 चौके 8 और 2 तिया 6, 4/3। अब इसका किसी प्रकार का अवैनिष्ट गुणनखंड नहीं है, इसको हम कहते हैं मानक रूप। ये मानक रूप में है। तो हमको ये भी ध्यान में रखना होगा, जब भी हम शांत या अशांत भिन्न की पहचान करेंगे तो उसको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वो मानक रूप में है कि नहीं। ये मानक रूप में नहीं है, क्यों? क्योंकि इसका अवैनिष्ट गुणनखंड 3 है। 3 7 21 और 3 दूनी 6। इसका मतलब हो गया कि 7/2 है। हर जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2 में है, और जो सिर्फ और सिर्फ 2 में हो वो शांत होता है, इसलिए आंसर होगा सी। सेकंड
क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक अशांत आवर्ती है? अशांत, अशांत के बारे में हम बताए हैं, ये हो या नहीं हो इससे हमको मतलब नहीं है, हमको मतलब है कि इस 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा संख्या है कि नहीं है। हम यहाँ पर देख रहे हैं अशांत आवर्ती कौन है, उसको हमें पहचानना है। यहाँ पर देख रहे हैं पहले ये मानक रूप में है, क्योंकि ऊपर और नीचे कटने वाला इसमें गुणज गुणनखंड नहीं है। तो 9 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 9 का अभाज्य गुणनखंड में 3 आता है, सिर्फ 3 आया, इसका मतलब ये अशांत आवर्ती है। पहले नंबर पर ये हमको पता चल गया, इसका मतलब बाकी जो भी होगा वो शांत होगा। एक बार देख लेते हैं, 25 है तो 25 25 फिर 5 आ रहा है शांत। 100 2 और 5 के ही गुणनखंड में आएगा, इसलिए ये हो जाएगा शांत। 16 2 के ही गुणनखंड के रूप में आएगा, इसलिए ये भी हो जाएगा शांत। तो इस प्रकार से बोर्ड आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। इस प्रकार से हमने शांत और अशांत के बारे में अब पर्याप्त जानकारी ले ली है। इसके बाद हम आगे आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि परिमेय और अपरिमेय को हम कैसे पहचानेंगे, क्योंकि उस पर भी आधारित कुछ क्वेश्चंस बोर्ड पूछ देता है। परिमेय और अपरिमेय की पहचान आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा भिन्न परिमेय है और कौन सा भिन्न अपरिमेय है। तो परिमेय और अपरिमेय की पहले हम परिभाषा जानते हैं। परिमेय और अपरिमेय हम जानते हैं कि परिमेय किसको बोलते हैं, जो P/Q के रूप में हो, उसको कहते हैं हम परिमेय। अपरिमेय जो P/Q के रूप में नहीं हो, उसको हम कहते हैं अपरिमेय। तो हम यहाँ पर बात किए थे, जब हम कुछ पारिभाषिक शब्दों को फर्स्ट क्लास में पढ़े थे, उसमें हम बतलाए थे कि प्राकृत संख्या यानी सभी प्राकृत संख्या जो है वो परिमेय है। उसके बाद हमने बताया कि परिमेय संख्या से कौन निकलता है, सम संख्या। तो सम संख्या भी परिमेय है। प्राकृत से ही निकलता है विषम, तो जो भी विषम संख्या होगा वो परिमेय ही होगा। इसी से निकला भाज्य, जो भी भाज्य होगा वो परिमेय होगा। अभाज्य, तो जो भी अभाज्य संख्याएं हैं, जितना भी अभाज्य संख्या है वो सब के सब हो गया परिमेय। अपरिमेय की बात हम करें तब इसके लिए अब आप आइए शांत और अशांत, यानी भिन्न के रूप में हम बताए थे कि 2 प्रकार के भिन्न होते हैं, एक शांत और एक अशांत। इसमें हम बताए थे कि शांत किसको कहते हैं, जब हम किसी भिन्न में यानी अंश में जब हम हर से भाग करेंगे और शेषफल 0 आए तो हम कहते हैं कि वो शांत भिन्न है। तो ऐसा जो भी होगा वो सब के सब परिमेय हो जाएगा, क्योंकि उसको हम P/Q के रूप में लिखते हैं। तो जिसको भी हम P/Q के रूप में लिख सकें वो सब के सब परिमेय होगा। तो P/Q के रूप में किसको लिख सकते हैं, जो शांत भिन्न है उसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अशांत में हम 2 प्रकार को पढ़े थे कि एक होता है अशांत आवर्ती और एक होता है अशांत अनावर्ती। तो देखिए ये जो अशांत आवर्ती है इसको भी हम P/Q के रूप में लिखते हैं। कैसे, जैसे 10/3 इसको P/Q के रूप में लिखा जाता है, इसीलिए ये भी परिमेय के दायरे में ही आता है। लेकिन अशांत आवर्ती को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। क्यों, क्योंकि इसमें हम बताए थे 3 दशमलव जैसे इसका कोई निश्चित तरीका नहीं होता है कि किसके बाद यानी किसी अंक के बाद क्या आएगा, जिसके कारण इसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता है। तो इसलिए सिर्फ अगर हम यहाँ पर एक प्रकार से 3 प्रकार की संख्या पढ़े, एक शांत, एक अशांत आवर्ती, एक अशांत अनावर्ती। इसमें अशांत अनावर्ती ही एक ऐसा संख्या है जो अपरिमेय है, अपरिमेय। बाकी शांत और अशांत आवर्ती जो है वो परिमेय है। यहाँ से आप एक चीज और भी जान लिए कि शांत भिन्न जितना भी होगा, शांत भिन्न जितना भी होगा वो सब के सब परिमेय होगा। अशांत आवर्ती जो है, अशांत आवर्ती ये भी परिमेय होगा, लेकिन अपरिमेय में कौन आएगा, तो अपरिमेय में आ जाएगा अशांत अनावर्ती। अशांत के दायरे में अशांत
अपरिमेय संख्या के दायरे में अशांत अनावर्ती आएगा, और परिमेय में कौन आएगा? तो जितना भी ये संख्या है, उसके बाद शांत भिन्न और उसके बाद अशांत आवर्ती, ये दोनों के दोनों हो जाएगा परिमेय। इस प्रकार से हम इतना जान लिए कि परिमेय और अपरिमेय हम कैसे पहचानेंगे। तो चलिए इसके बाद परिमेय और अपरिमेय से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को भी हम आज देखते हैं। इससे जुड़ी क्या चीजें हैं वो आप देखिए। परिमेय और अपरिमेय से जुड़ी संक्रियाओं को हम पढ़ते हैं। अब क्या है ये देखिए। पहला नंबर हम देखेंगे, जब परिमेय और अपरिमेय को जोड़ेंगे तो प्राप्त परिणाम क्या होगा। मतलब परिमेय प्लस अपरिमेय, क्या पहले परिमेय ही रखिए। जब दो परिमेय राशि को जोड़ेंगे तो प्राप्त परिणाम जो होगा वो कौन राशि होगा? परिमेय होगा या अपरिमेय होगा? आप एग्जाम्पल के तौर पर देखिए कि 4 मान लेते हैं परिमेय है, और इसमें हम कोई परिमेय राशि ही जोड़ेंगे, जो भी होगा परिमेय ही होगा। मान लीजिए 2 ही है, तो 4 और 2 मिलकर के बनता है 6, और 6 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। बताए हैं कि जितना भी प्राकृत संख्या होगा, पूर्ण संख्या होगा, वो सब के सब परिमेय होता है। तो प्राप्त परिणाम परिमेय आ रहा है, इसका मतलब होगा कि जब 2 परिमेय को जोड़ेंगे तो प्राप्त परिणाम परिमेय होता है। इसको आप नोट भी कर सकते हैं। 2 परिमेय को जोड़ने पर प्राप्त परिणाम परिमेय होता है। अब जब हम 2 परिमेय को घटाएंगे तब क्या होगा? परिमेय माइनस परिमेय। इसके लिए भी हम उदाहरण से हम समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे कोई भी हम परिमेय संख्या ले लेते हैं, जैसे 10, इसमें से हम कोई परिमेय संख्या को घटाएंगे तो कोई भी परिमेय संख्या ले लीजिए। मान लीजिए हम लेते हैं 6। अब 10 में से 6 जाएगा तो बचेगा 4। 4 भी तो प्राकृत संख्या हो गया, और प्रत्येक प्राकृत संख्या को परिमेय ही होता है। इसका मतलब ये हो गया कि परिमेय माइनस परिमेय बराबर भी परिमेय ही होता है। यहाँ पर 10 माइनस 10 रखते थे 0, और 0 एक पूर्ण संख्या है, और प्रत्येक पूर्ण संख्या भी परिमेय होता है। इसलिए 10 माइनस 10 बराबर जो 0 आता है वो भी एक परिमेय ही होता है। तीसरा हम देखते हैं कि परिमेय को अगर हम परिमेय से गुणा करेंगे तो क्या होगा। आप इसी प्रकार से उदाहरण लेकर के चेक कर सकते हैं कि 4 है और इसको 2 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी होता है 8। 8 एक प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है, इसलिए परिमेय गुना परिमेय बराबर परिमेय। इसी प्रकार से परिमेय बट्टा परिमेय बराबर भी परिमेय ही होगा। कोई भी उदाहरण लेकर चेक कर सकते हैं। जैसे 6 और बट्टा 2 कट के आ जाए 3, या नहीं भी कटे फिर भी तो वो P/Q के रूप में रहता ही है, इसलिए वो परिमेय ही होगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर हम, ये तो परिमेय और परिमेय से ही संबंधित है, अपरिमेय अपरिमेय से संबंधित क्या होगा। तो देखिए यहाँ अपरिमेय प्लस अपरिमेय, आप कोई भी अपरिमेय राशि लीजिए। जैसे हम लेते हैं √2 प्लस √3। हम बताएं कि √2 अपरिमेय राशि है, √3 भी अपरिमेय राशि है, यानी कि जिसका वर्गमूल पूर्ण या प्राकृत संख्या रूप में नहीं निकले तो वो हो जाएगा क्या, वो हो जाता है अपरिमेय राशि। यहाँ पर क्योंकि √2 और √3 ये जुड़ेगा नहीं, जैसे है वैसे ही रह जाएगा, इसलिए ये हो जाएगा अपरिमेय। ये अपरिमेय हो गया। छठा देखिए, तो अपरिमेय माइनस अपरिमेय बराबर क्या होगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो जाए क्या, अगर जैसे मान लीजिए √3 और माइनस √2 है, ये अलग अलग राशि है रूट के अंदर, इसलिए जैसे वैसे ही रहेगा। लेकिन यहाँ से तो ये अपरिमेय ही आएगा, लेकिन अगर मान लीजिए √3 या माइनस √3 दे दे, ये दोनों तो अपरिमेय है, और ये दोनों जब घटेगा तो बराबर राशि है, बराबर हो जाएगा 0, और 0 हो जाता है परिमेय। 0 परिमेय राशि है, यहाँ पर ये हो जाएगा परिमेय।
तो यहाँ पर जब तक दोनों अपरिमेय राशि बराबर नहीं दे तब तक दोनों अपरिमेय राशि का अंतर परिमेय नहीं होगा, अन्यथा इसको छोड़ दिया जाए तो बाकी जितना भी अपरिमेय राशियों का अंतर होगा वो अपरिमेय ही होगा। अब आगे देखते हैं, अपरिमेय को अगर गुणा कर दिया जाए अपरिमेय से तो क्या होगा? अगर अपरिमेय को अपरिमेय से गुणा कर दिया जाए तो क्या होगा? अपरिमेय राशि रखिए जैसे 3, दूसरा कोई अपरिमेय राशि ले लीजिए जैसे 2, तो 3 दूनी हुआ 6 और 6 का भी वर्गमूल नहीं निकलता है, तो इसके जरिए तो हो गया अपरिमेय। लेकिन यहाँ फिर ध्यान रखना है, अगर हम √3 लिए और अगर हम √3 ही ले लें तो क्या, तो 3 तिया हो जाता है 9 और 9 का वर्गमूल निकल जाता है 3 और 3 एक प्राकृत संख्या है या पूर्ण संख्या कह लीजिए और ये हो जाता है परिमेय। तो गुणा के रूप में हम देखेंगे कि अगर दोनों अपरिमेय राशि बराबर है तो वो परिमेय हो जाएगा और अगर दोनों राशि बराबर नहीं है तो वो अपरिमेय हो जाएगा। दोनों बराबर राशि रहने पर परिमेय और दोनों बराबर राशि नहीं रहने पर अपरिमेय। 8 नंबर में हम देखेंगे कि अपरिमेय बट्टा अपरिमेय बराबर क्या होगा। यहाँ भी वही स्थिति लागू होगी कि अगर मान लीजिए √8 है अब बट्टा √2 तो क्या होगा। तो यहाँ से हम देखते हैं इसको हम दोनों के लिए हम सीधा एक रूट बना सकते हैं और 8/2 कर सकते हैं। 2 चौका हुआ 8 √4 और 4 का वर्गमूल होता है 2, तो इसके जरिए आ जाएगा हमारा परिमेय। सीधे आप समझ लीजिए रूट से बाहर तो परिमेय, ये परिमेय हो जाएगा। लेकिन कभी कभी नहीं भी आएगा, जैसे मान लीजिए √6 बटा √2 तो 6/2 हम पूरा रूट ले लेंगे तो 2 तिया 6। यहाँ पर ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी कि जब अपरिमेय में अपरिमेय से भाग देंगे तो संख्या पर निर्भर करता है कि वो परिमेय बनेगा या अपरिमेय बनेगा। अगर ये संक्रिया करने के बाद अगर राशि रूट से बाहर आ जाता है तो परिमेय और रूट से बाहर नहीं आएगा तो अपरिमेय होगा। ये तो सिर्फ हुआ परिमेय परिमेय अपरिमेय अपरिमेय के साथ संक्रिया। अगर परिमेय और अपरिमेय के साथ संक्रिया होगी तब क्या होगा, तो इस चीज़ को आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद फिर मैं आप परिमेय और अपरिमेय के साथ बता रहा हूँ। हम देखते हैं कि जब बात होगी परिमेय प्लस अपरिमेय की तब क्या होगा। तो कोई राशि ले लीजिए, जैसे परिमेय में हम 4 लें और अपरिमेय के रूप में आप √2 ले लीजिए। यहाँ पर हम देखते हैं ये तो परिमेय है और ये अपरिमेय है, ये दोनों एक साथ जुड़ करके एक नया परिणाम नहीं निकलेगा, जैसे ये है वैसा ही रह जाएगा। इसका मतलब है कि ये रूट से तो वैसे भी नहीं निकला, मतलब हो जाएगा अपरिमेय, राशि हो जाएगा अपरिमेय। अब इसका उल्टा भी वही बात होगा, √4 में √2 जोड़े या √2 में 4 जोड़े, बात वही होगा, अपरिमेय हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि परिमेय जैसे अगर हम अपरिमेय को घटाएं, परिमेय में से अपरिमेय को घटाएं तो क्या होगा। ऐसा ही आप एक उदाहरण ले सकते हैं, 10 और -√3 ये भी नहीं घटने वाला है, तो नहीं घटने वाला है तो ऐसे ही का ऐसे ही रह जाएगा अपरिमेय। 11 नंबर में हम देखते हैं कि परिमेय और गुना अपरिमेय। अब यहाँ से 2 स्थिति उत्पन्न होगी। कैसे, परिमेय मान लेते हैं 4 है, अपरिमेय मान लेते हैं √2, ये गुना कैसे होगा, तो ये हो जाएगा ऐसा। अब ये नहीं कि हम ऐसे लिख देंगे, ये गलत होगा। ऐसा गुना तभी होता जब इस पर भी रूट होता, दोनों संख्या पर जब रूट हो तभी वो दोनों इकट्ठा गुना हो सकता है। अगर एक ऐसे ही है प्राकृत संख्या या पूर्ण संख्या के रूप में और एक पर रूट है तो वो इस रूप में लिखा जाएगा, रूट वाला रूट के अंदर ही रहेगा और जो रूट से बाहर है वो बाहर ही रहेगा। लेकिन अगर दोनों पर रूट चला तब ही वो गुना हो सकता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि 8 का भी वर्गमूल नहीं निकलता है पूर्ण या प्राकृत संख्या के रूप में, इसलिए ये भी हो जाएगा अपरिमेय।
12 नंबर में हम देखेंगे कि एक चीज और यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये ऐसा है, लेकिन जब परिमेय संख्या के जगह पर अगर हम 0 रख देंगे तब क्या होगा। तो कोई भी अपरिमेय राशि अब रख दीजिए, तो जब 0 को किसी भी राशि से गुना किया जाता है तो 0 होता है, और 0 होता है परिमेय संख्या। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक अपरिमेय राशि को 0 से गुना नहीं किया जाएगा तब तक परिणाम परिमेय नहीं आएगा। अगर नन 0 संख्या से अगर हम अपरिमेय संख्या को गुना कर रहे हैं तो वो अपरिमेय ही आएगा। 12 नंबर में हम देखते हैं कि परिमेय बटा अपरिमेय से क्या होगा। जैसे आप यहाँ पर 2 रखिए और रूट 2, तो क्या होगा, ये अपरिमेय होगा क्योंकि ये तो कट नहीं सकता है, तो कट नहीं सकता इसलिए अपरिमेय ही रह जाएगा। लेकिन अब अगर हम 0 रख देंगे तो क्या होगा, अगर हम परिमेय 0 रख देंगे और नीचे में रूट 3 है तो मान हो जाएगा 0, यहाँ पर आ जाएगा परिमेय। इसलिए ये दोनों स्थिति में कभी परिमेय भी आ सकता है और परिमेय में भी आ सकता है। अगर परिमेय राशि 0 नहीं है तब यहाँ पर अब हम इसको अगर उल्टा कर दें, जैसे कि यहाँ पर अगर हम उल्टा कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये अपरिमेय ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम उल्टा कर दें तो ये दिक्कत की बात आ जाएगी, क्योंकि हर 0 में नहीं होता है, ये आप पहले से जानते हैं। हर 0 में रहने का मतलब है उस संख्या का कोई अर्थ नहीं रह जाता है, ये मीनिंगलेस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर इसकी चर्चा करना ही है। इसलिए 0 हर कोई रूप में कभी रहता नहीं है। तो इस प्रकार से अब हम परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और परिमेय, अपरिमेय और अपरिमेय के बीच जो संक्रियाएं होती है उसको हमने समझ लिया है। और अगर इतना बात समझ लिए तो परिमेय और अपरिमेय से संबंधित किसी भी प्रकार का प्रश्न अगर बोर्ड में आए तो आपको समस्या नहीं हो। तो आज के लिए बस इतना ही रखता हूँ, अगले वीडियो के लिए कल का इंतजार करना पड़ेगा। धन्यवाद।